इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हम क्लासिकली सॉल्व करते आए हैं वेव्स एंड ऑक्सीलेशन के चैप्टर में। यहाँ हम उसी ऑक्सीलेटर को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो डिफरेंस आने वाला है वो तो ये कि यहाँ कभी भी ऑक्सीलेटर की एनर्जी जीरो नहीं होगी और जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो एनर्जी भी जीरो नहीं होगी, वो एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा या हाफ एच न्यू होगी। इसे हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। दूसरा एक रिजल्ट जो क्लासिकल से एकदम अलग और चौंकाने वाला होगा वो ये कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर था उसकी एक मैक्सिमम एनर्जी होती थी हाफ के ए स्क्वायर, और ए जहाँ पर होता था एम्पलीट्यूड। मतलब जिस दो लिमिट्स के बीच में यानी कि -a से +a के बीच में ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट करता था, यहाँ वही डिफरेंस आने वाला है कि क्लासिकल केस में जहाँ उसकी दो लिमिट्स होती थी कि एम्पलीट्यूड से बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि उसके उस एम्पलीट्यूड ±a से बाहर जाने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। भले ही वो कम होगी लेकिन प्रोबेबिलिटी होगी, या कह सकते हैं कभी वो बाहर भी जा सकता या जाएगा। तो यही डिफरेंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वो होगा जिस पर लगने वाला फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है F = -k × x, यानी कि कह सकते हैं कि अगर वन डायमेंशन केस है तो F प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ k क्या है, तो k यहाँ क्या है, k यहाँ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अगर यहाँ पर ये स्प्रिंग मास सिस्टम है तो इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ F यानी कि फोर्स जब रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पहले से ही कहते आए हैं। इसके लिए हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लगाना है। इसका मतलब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है पोटेंशियल एनर्जी। V = -0 to x f dx, मतलब -f है -kx dx 0 to x, तो ये हो जाएगा kx 0 to x dx, या कह सकते हैं ये हो जाता है हाफ kx²। v = अगर हम v और x का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ये ग्राफ एक्चुअली यहाँ v⁻1 है और ये x⁻2 है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, ये पैराबोला होगा। तो यहाँ पैराबोला बनाते हैं एक। अब देखिए यहाँ पर जो लिया हुआ है एक्सिस, ये एक्चुअली x कोऑर्डिनेट है और इस तरफ जो लिया हुआ हमने v लिया हुआ है। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ये x का फंक्शन है। x जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब x मैक्सिमम होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। यानी कि जब वो ऑक्सीलेटर अपने एज पर होगा, या कह सकते हैं अगर मैं इसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ तो ये दो जगह कट करेगा। एक को कह दूंगा मैं क्या, +a यानी कि x = +a, और दूसरे को कह दूंगा x = -a। तो ये दो -a से +a ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि उस ऑक्सीलेटर की क्लासिकल लिमिट है, या कह सकते हैं वो पार्टिकल ऑक्सीलेट करता हुआ इनसे बाहर कभी नहीं जाएगा, बिकॉज उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, हाफ k² है। तो उसकी इस समय जो मैक्सिमम एनर्जी है कितनी है, हाफ k²। यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ k² होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पोटेंशियल को लेकर क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकली जो पार्टिकल की गाइडिंग इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन है del2 psi + 2m/h क्रॉस स्क्वायर e - v psi
इक्वल टू 0, या वन डायमेंशन केस है अगर तो इसे लिख देंगे d2 साई dx2 प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। v यहाँ पर कितना है, v है हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा del 2 साई del x2 प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हुई जब हमने पोटेंशियल फंक्शन वही लगा दिया है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, वो था अब हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम इन कॉन्स्टेंट्स को दूसरे कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में रखते हैं। ये इतने हिस्से को हम मान लेते हैं अल्फ़ा, यानी कि कह सकते हैं लेट अल्फ़ा इक्वल टू 2m/e/h क्रॉस स्क्वायर, और बीटा इक्वल टू मानते हैं कितना, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर दूसरे टर्म में, तो ये जाएगा m/h क्रॉस स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है तो इसे यहाँ बीटा स्क्वायर बेसिकली मानते हैं। तो इसे मानने के बाद ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी d2 साई dx2 प्लस अल्फ़ा 2me/h क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ कितना है mk/h क्रॉस स्क्वायर बीटा, मतलब बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो वेव फंक्शन है साई है वो किसका फंक्शन है, एक्स का है, एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल को चेंज कर देंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल कर देते हैं। तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसे हम चेंज करके y वेरिएबल कर देते हैं। रिलेशन हमारे पास कितना है, y इक्वल टू अंडर रूट बीटा इंटू एक्स। तो देखते हैं, तो हमें चाहिए क्या क्या, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो x का फंक्शन है, हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया x को y से, तो हमें वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में चाहिए। और हमारे पास क्या है d2 साई dx2, पहले सिंगल डेरिवेटिव पे काम करते हैं, मतलब d साई ओवर dx, ये हो जाएगा कितना d साई ओवर dy, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, और dy ओवर dx। अब dy ओवर dx यहाँ से रख देंगे तो ये कितना हो जाता है d साई ओवर dy, dy ओवर dx कितना है अंडर रूट बीटा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है d2 साई dx2, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है d ओवर dx, और जो पहले से एक डिफ्रेंशिएशन है d साई ओवर dx, d ओवर dx को d ओवर dy कर सकता हूँ मैं, d ओवर dy, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा dy ओवर dx, और जो अनडेफिनिट क्वांटिटी है d साई dx, ये एक्चुअली ये है d साई dy अंडर रूट बीटा, और dy ओवर dx ये भी अंडर रूट बीटा है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है d ओवर dy d साई dy अंडर रूट बीटा, और एक और अंडर रूट बीटा, तो एक्चुअली ये कितना हो जाता है d2 साई dy2 इंटू बीटा। अब इसे मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है d2 साई dy2 इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, x की जगह मैं रख दूंगा y अपॉन रूट बीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा वाई स्क्वायर अपॉन बीटा, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बीटा साई इक्वल टू 0। इसे और आगे चलते हैं तो ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है d2 साई dy2 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा, देखिए यहाँ पर बीटा है, एक बीटा से हम डिवाइड करते चले आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अल्फ़ा अपॉन बीटा को हम क्या रख देते हैं, लैम्डा रख देते हैं। तो जब हम अल्फ़ा अपॉन बीटा को लैम्डा रखेंगे तो इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगी d2 साई dy2 प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है
इसे हमें क्या करना है, इससे हमें टास्क है इसे सोल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम एक ट्रायल सॉल्यूशन मानते हैं। तो फिलहाल हम इस बात का यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि यही ट्रायल सॉल्यूशन क्यों माना है। तो साई इक्वल टू यहाँ मानते हैं कितना, जो कि y का फंक्शन होगा। इसको मानेंगे कि दूसरा h जो कि y का फंक्शन है e⁻−y²/2। अब यह h ही नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो आने वाला है उसकी वजह से इसका नाम h का फंक्शन माना है। इस ट्रायल सॉल्यूशन को फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस ट्रायल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम है हमारा इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना। तो सबसे पहले है फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना, dψ/dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार इसका करेंगे dh/dy e⁻−y² प्लस h e⁻−y²/2। तो इसका कितना हो जाएगा e⁻−y²/2 और ये -y²/2 का कितना हो जाएगा -2y/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, -y बचा। तो ये कितना हो जाएगा dh/dy -yh e⁻−y²/2। ये कितना हुआ dψ/dy। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जाता है d2ψ dy2 इक्वल टू कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन डबल d2h dy2। इसका डिफरेंशिएशन में एक बार y का करेंगे तो h बचेगा -h, इसका करेंगे h का करेंगे तो y लिख देंगे -y dh/dy। बाहर वाला जो टर्म होगा उसे ऐसे लिख देते हैं -y²/2। इस बार क्या करेंगे, इसे ऐसे रख देते हैं। तो ये हो जाता है dh/dy -yh और इसका डिफरेंस हो जाएगा e⁻−y²/2 और ये -2y/2 या कह सकते हैं -y। अब क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है इसे कॉमन लेते हैं पूरे में से, तो बची हुई चीज़ें यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आता है d2h dy2 -h -y dh/dy -y dh/dy प्लस ये y से कितना हुआ y²h e⁻−y²/2। तो ये हो जाता है कितना d2ψ dy2। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, तो ये इक्वेशन क्या है d2ψ dy2, ये तो यही टर्म है प्लस λ-y²ψ। तो इसमें प्लस λ-y² और करेंगे तो हमारे पास अगली इक्वेशन आ जाती है। तो हो जाएगी d2ψ dy2 मतलब d2h dy2 -2y dh/dy, क्योंकि एक ये है और एक ये है मिलके 2 हो जाते हैं। ये कितना हुआ प्लस y²h और माइनस e⁻−y²/2 प्लस λ-y²h e⁻−y²/2 इक्वल टू 0। अब e⁻−y²/2 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका बचा हुआ टर्म जो कॉमन लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ इन सारे ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये कितना हो जाएगा d2h dy2 -2y dh/dy प्लस y²h -h प्लस λh -y²h इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक जो टर्म है ये यहाँ कैंसिल हो जाता है और बाकी बचे हुए टर्म को फिर से लिख देते हैं। तो हो जाता है d2h dy2 -2y dh/dy प्लस λ-1h इक्वल टू 0। लैम्डा हमने क्या माना था, लैम्डा हमने माना था α/β। तो लैम्डा हमने जब माना था α/β उसे यहाँ फिर से रख देते हैं। तो ये हो जाता है d2h dy2 -2y
डी एच ओवर डी वाई प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 एच इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फिर से आ जाती है। तो एक्चुअली हमने सोल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में रख दिया है। अल्फ़ा बीटा इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फ़ा अपॉन बीटा कांस्टेंट होगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 भी कांस्टेंट होगा। तो इन कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट्स के टर्म में मान लेते हैं। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 को 2n मान लेते हैं। ये इसलिए मान रहे हैं हम, ऐसा करने से जो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में आ जाती है। तो d2h dy2 माइनस 2y dh dy प्लस 2nh इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करके वेरिएबल चेंज किया, कांस्टेंट्स रखने के बाद एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो नाम है वो है हर्माइट पॉलिनोमियल। इसी वजह से, चूंकि हर्माइट पॉलिनोमियल में हम इसे कन्वर्ट करने जा रहे थे, इसी वजह से हमने जो h यहाँ पर ये h रखा था। होगा क्या, इसका सॉल्यूशन हम हर्माइट पॉलिनोमियल से निकालेंगे। तो अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका पहले से अवेलेबल है, हम उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस हर्माइट पॉलिनोमियल में जो n की वैल्यू होती है वो कितना होगा, 0 1 2 3 4 इसका, तो इसी का यहाँ यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या था, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1, अल्फ़ा हमने क्या माना था और बीटा, तो इन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर से लेके आते हैं। हमारे क्या क्या माना था हमने अल्फ़ा बीटा देखिए क्या क्या माना था। अल्फ़ा इक्वल टू हमने माना था 2me ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू माना था mk ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ यही वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू रख देते हैं हम कितना, 2me ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू mk ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, या बीटा इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट mk ओवर एच क्रॉस। अब ये अभी ऊपर हमने माना है क्या कि अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस 1 इक्वल टू 2n। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें निकालना होगा अल्फ़ा अपॉन बीटा। अल्फ़ा अपॉन बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2me ओवर एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बीटा का मतलब एच क्रॉस ओवर अंडर रूट mk इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये h क्रॉस की एक पावर से h क्रॉस कट गया, m से यहाँ अंडर रूट m आ गया, 2 इधर चला जाएगा, तो e की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो e इंटू ये कितना है, अंडर रूट m ओवर k इक्वल टू n प्लस हाफ। एक h क्रॉस बचता तो h क्रॉस को इधर ले जाते हैं, h क्रॉस, या कह सकता हूँ e की वैल्यू कितनी होगी, e की वैल्यू जाती है n प्लस हाफ h क्रॉस अंडर रूट k ओवर m। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो रिलेशन आया है, अब इस रिलेशन को हम क्लासिकल जो रिजल्ट से उनसे कोरिलेट करते हैं। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया एनर्जी का, इस रिजल्ट को हम कोरिलेट करेंगे। जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है क्लासिकली, उसकी टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू कितना, 2 पाई बाई टी, या कह सकता हूँ 2 पाई बाई, ये होता है 2 पाई अंडर रूट के ओवर, या कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट के ओवर एम। इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू यहाँ मैं लिख सकता हूँ n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो ये एनर्जी की वैल्यू का एक्सप्रेशन आ जाता है, जहाँ एच क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्या है, उसकी ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है। या एक इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एच को कितना लिख देता हूँ, एच को लिख देता हूँ एच अपॉन 2 पाई, और ओमेगा लिख देता हूँ 2 पाई न्यू, न्यू जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है। तो ये फिर से हो जाता है n प्लस हाफ ई इक्वल टू, या इसे ऐसे भी कह सकता हूँ ई इक्वल टू कितना आया, n प्लस हाफ एच न्यू। ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये भी वही है। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी है,
एन यहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4। सबसे जो कम एनर्जी होगी वो n इक्वल टू 0 पर होगी। उससे हम कह दें कितनी, जब n इक्वल टू 0 रखेंगे तो E की वैल्यू 0 नहीं आ रही यहाँ पर। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा। चूँकि n इक्वल टू 0 रखने पर आई है तो इसे हमने नाम दे दिया E0, या ये कितनी हो जाएगी, हाफ h न्यू, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब सबसे कम जो एनर्जी होगी वो भी 0 नहीं होगी, या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, वो 0 नहीं होगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा या हाफ h नहीं होगी, इसलिए इसका नाम है 0 पॉइंट एनर्जी। तो जो क्वांटम मैकेनिकली अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी। इवन सबसे कम जो एनर्जी होगी वो हाफ h क्रॉस ओमेगा या हाफ h नहीं होगी, जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायल सॉल्यूशन माना था, क्या, h जो कि y का फंक्शन है e⁻² तो हमें चाहिए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब n इक्वल टू 0 पर जो सॉल्यूशन है 0, 1, 2, 3 इन सबको सेटिस्फाई करता हो तो hn, और यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा और ये इक्वल टू क्या कह सकते हैं, साई n, जो कि y का फंक्शन होगा। तो यहाँ हम इस कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन से ये कांस्टेंट निकल जाएगा, मतलब साई n y का फंक्शन है स्क्वायर dy, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -∞ टू +∞, इक्वल टू 1। तो जब हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो साई n की वैल्यू कितनी आ जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसका मतलब क्या है। साई n कितना आ जाता है, ये आ जाता है m ओमेगा पाई h 1/4 2n फैक्टोरियल -½ ये कांस्टेंट की वैल्यू जाती है। इसका मतलब hny e⁻² तो ये वेव फंक्शन आ जाता है किसका, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। इसमें यहाँ पर जो hny है ये एक्चुअली क्या था, ये हर्माइट पॉलिनोमियल था। अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ये तो वेव फंक्शन आ जाता है और एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है, एनर्जी की वैल्यू n पर डिपेंड करने वाली जाती है, n+½ h क्रॉस ओमेगा। तो हमारा काम है हम इन दोनों को प्लॉट करके देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी वैल्यू को प्लॉट करते हैं। एनर्जी वैल्यू को प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास एक n इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 0, 1, 2, 3। दूसरा En की वैल्यू कितनी है, En की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ h क्रॉस ओमेगा, 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगे। अगर हम उस पोटेंशियल एनर्जी वाले पैराबोला के अंदर ही इस एनर्जी वैल्यू को प्लॉट करें तो इसकी एनर्जी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि ये हाफ h क्रॉस ओमेगा है तो इससे डबल यहाँ पर कितना होगा, 3/2। इतना ही और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, और इतना और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो अगर मैं कहूँ कि ये n इक्वल टू कितना है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये एनर्जी है हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये है 3/2 h क्रॉस ओमेगा, ये है 5/2 h क्रॉस ओमेगा, ये है 7/2 h क्रॉस ओमेगा। तो इस तरीके से एनर्जी वैल्यूज क्या आ रही हैं, क्वांटाइज्ड हैं। और जो मिनिमम एनर्जी है वो 0, जो कि क्लासिकल केस की तरह नहीं है। ये मिनिमम एनर्जी की वैल्यू हाफ h क्रॉस ओमेगा और इसे कहते हैं क्या, ये है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे। वेव फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। तो हमारा काम क्या है, वेव फंक्शन प्लॉट करना। तो ये वेव फंक्शन है, देखिए इसमें ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, hny e⁻²² ये वाला फंक्शन हमें प्लॉट करना है। तो हम क्या कहते हैं,
तो हम यहाँ क्या करेंगे कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए जो हर्माइट पॉलिनोमियल है उसे लिख लेंगे HNY। और जो वेव फंक्शन हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम कह देंगे psi0, इसे हम कह देंगे psi1, इसे कह देंगे psi2, इसे कह देंगे psi3। तो यहाँ पर जो हर्माइट पॉलिनोमियल है जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और उससे उस फंक्शन को प्लॉट करेंगे। तो जब n इक्वल टू 0 है तो हर्माइट पॉलिनोमियल हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो बचा हुआ टर्म है e⁻² उसका ही प्लॉट होना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। जब n इक्वल टू लेंगे तो 4y² - 1, और जब n इक्वल टू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 8y³ - 12y। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है डिफरेंट वेव फंक्शन को प्लॉट करना। पहले हमने एक रिजल्ट बताया था कि यहाँ जो वेव फंक्शन होगा वो क्लासिकल लिमिट से बाहर भी जाएगा, मतलब पार्टिकल के +a और -a से बाहर पाए जाने की भी प्रोबेबिलिटी होगी। इसलिए हम जब भी वेव फंक्शन यहाँ प्लॉट करेंगे तो हम 2 लिमिट को लेके रखेंगे। तो हम जो 2 लिमिट हैं उसको खींच देते हैं यहाँ पर। ये एक्चुअली क्या है, -a है x इक्वल टू, और ये कितना है x इक्वल टू +a है। तो यहाँ चूँकि n इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन क्या होगा, e⁻² का फंक्शन होगा। इसका मतलब जो y इक्वल टू 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर वेव फंक्शन का मैक्सिमम आएगा और ये इस तरीके से थोड़ा सा बाहर भी जाएगा। तो इस तरीके से ये वेव फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए -a से इधर और +a से इधर जाता है, तो इसका नाम हमने दे दिया कितना, ये हो गया psi0। प्लॉट करते हैं नेक्स्ट वेव फंक्शन psi1। psi1 जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा उसमें e⁻² तो होगा ही, उसके साथ साथ y से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब ये फंक्शन शुरू में नेगेटिव जाएगा, जब y पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी एम्पलीट्यूड की जो लिमिट्स हैं, क्लासिकल लिमिट्स, वो बनाएंगे ताकि वहाँ से कंपेयर हो सकता है। तो ये +a और -a तक इसके लिमिट्स बना देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इस तरफ ही हमने x प्लॉट किया हुआ है, तो ये x प्लॉट किया हुआ है। अब फंक्शन ऊपर प्लॉट करेंगे तो जब y की वैल्यू माइनस होगी तो फंक्शन माइनस रहेगा, y की वैल्यू प्लस होगी तो फंक्शन प्लस रहेगा। तो ये फंक्शन कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा पीछे से थोड़ा बढ़ेगा नीचे, और ये ऊपर जाने के बाद ये 0 से क्रॉस करेगा, y 0 पर 0 होगा, और यहाँ आने के बाद फिर ये एक फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, ये हो गया psi1। अब हम क्या प्लॉट करते हैं, अब हम psi2 प्लॉट करते हैं। इसकी भी क्लासिकल लिमिट्स बना देंगे, -a, और यहाँ पर क्या है, ये क्लासिकल लिमिट्स होगी +a। तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये ऐसे जाएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा, यहाँ पर ये मैक्सिमा देगा अपना नियम में, ये इस तरीके से होगा। तो ये वेव फंक्शन का नाम हमने क्या दिया, ये हुआ psi2। तो यहाँ psi3 और बनाते हैं, तो psi3 यहाँ फिर से बना देते हैं हम, इनके नीचे ही psi3 बना देते हैं। तो psi3 यहाँ बना देते हैं, ये डॉट 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 डॉट, कहाँ से कहाँ तक, -a से +a तक, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है। तो ये psi3 फिर से नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, क्रॉस करेगा, फिर ऊपर आएगा, और ये इस तरीके से होगा। इसका नाम क्या दिया, ये हो गया आपका psi3। तो इन सब के जो मॉडुलस का स्क्वायर होगा, psi0 मॉडुलस का स्क्वायर, psi1 मॉडुलस का स्क्वायर, psi2 मॉडुलस का स्क्वायर, या psi3 मॉडुलस का स्क्वायर, तो इन सबको अगर हम अलग अलग प्लॉट करेंगे तो ये देगी आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, तो इन्हें भी हम प्लॉट कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं क्लासिकल क्या था और क्वांटम मैकेनिक्स के जो हमने अभी सॉल्व किया है उससे का मतलब क्या है। क्लासिकल वाले केस में क्या था कि जो एनर्जी वैल्यूज थी कंटिन्यूस थी और 0 से स्टार्ट थी। तो एनर्जी वैल्यू क्या थी यहाँ पर, कंटिन्यूस और स्टार्ट्स फ्रॉम 0।
यहाँ पर वैल्यू कैसी है, ये डिस्क्रीट है और मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही, हाफ एच क्रॉस ओमेगा से स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो x की लिमिट्स थी -a to +a, इसके बीच में ही डिस्प्लेसमेंट हो सकता था और डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम एम्पलीट्यूड कहा करते थे। लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिकली कैन गो बियॉन्ड -a to +a, यानी कि उसकी -a और +a के बाहर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, या कह सकते हैं कभी वो बाहर भी आपको मिल सकता है। थैंक यू।